प्रतियोगिता में दादा साहब फाल्के के अंतर्गत आओ करे 7, 8, 9 जो काल से संबंधित है ना, जो हमने काल पढ़े, और मेरी बारी 2, 3, 4 के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम अगला जो व्याकरण में चैप्टर है वो आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए पेज नंबर 64 आपको निकालना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, काल के 3 भेद होते हैं, सही या गलत? सही है ना, सही होता है ना। फिर कौन कौन से काल? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, भूतकाल के 2 भेद होते हैं, गलत है ना। यहाँ पर देखिए भूतकाल के कितने भेद होते हैं, यहाँ पर पेज नंबर 63 में दिया है। ये भूतकाल के पूरे 6 प्रकार है ना, तो 6 भेद होते हैं, यहाँ पर 2 है तो गलत होगा। उसके बाद अगला देखिए, अपूर्ण भूतकाल में क्रियाएं बहुत पहले ही पूर्ण हो चुकी होती है ना, ये भी गलत है ना। उसके बाद देखिए भविष्य काल के 2 भेद होते हैं, ये देखिए सामान्य और संभव, ये सही है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, सामान्य भविष्य काल से अभिप्राय कार्य के भविष्य में सामान्य रूप में होने से है, तो ये सही है। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए आओ करे 8, दिए गए वाक्यों के काल विकल्पों में से चुनिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बारिश आते ही मोर नाचने लगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, आसन भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल है ना। तो ये कुछ बच्चों ने जैसे कि हर्ष ने सेंड किया था कॉपी, यानी कि टिक लगा के, वो गलत था, तो आपको उसको सुधार लेना है ना। अगर कोई चीज नहीं बनता तो आपको नहीं करना है वो। सबसे पहले देखिए यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल नहीं दिया है, तो हमको यहाँ पर अपने से अपूर्ण भूतकाल लिख लेना है। पहले हमको तीनों को मिला के देखना है कि ये इसके अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो हम अपने मतलब छोड़ भी सकते हैं उसको। उसके बाद दूसरे दिन तो हम आपको उसको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले वाले में क्या आएगा, अपूर्ण भूतकाल। सेकंड क्वेश्चन है, क्रिकेट प्रतियोगिता आरंभ हो चुकी थी। अपूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल है ना। तो ये क्या होगा, सामान्य भूतकाल। तो यहाँ आपको लिखना है सामान्य भूतकाल, ये 4th नंबर पे लिखा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, माँ खाना बना रही थी। अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो ये क्या है, हेतुमत भूतकाल है ना। उसके बाद देखिए माँ खाना बना रही थी, ठीक है। हाँ, ये अपूर्ण भूतकाल में आएगा। ठीक है। ये बारिश आते ही मोर नाचने लगा, आते ही फर्स्ट वाले में देखिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इसमें आएगा थर्ड वाले में अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद फोर्थ, यदि विजय मेहनत करता तो अवश्य सफल हो जाता। तो ये हेतु मत हेतु होगा, यदि है। उसके बाद देखिए, माँ कल डॉक्टर के पास जाएगी। क्या होगा, जाएगी है ना, अभी गई नहीं, तो कौन सा होगा, सामान्य भविष्यत काल। संभव भविष्यकाल, जाएगी, जा भी सकती है और नहीं भी। संभव भविष्यकाल, छवि ने बहुत सुंदर चित्र बनाया है ना। तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो क्या हो गया, बनाया है जिसमें आया है, तो क्या होगा, ये सामान्य भूतकाल में आएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हो सकता है कि शाम को मेहमान आए, है ना। तो ये संभावित भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल हो सकता है, संभावित भूतकाल में होगा। उसके बाद रामनाथ ने अपने पिता की बहुत सेवा की। ये क्या होगा, सामान्य भूतकाल। ठीक है। किसान अपने खेतों की सिंचाई कल करेगा, है ना। तो ये क्या होगा, सामान्य भविष्यकाल। ठीक है। ये सभी छात्र अपनी परीक्षा के प्रपत्र फॉर्म भर चुके थे। काय में आया है, देखिए चुके थे, आपको करना है। ये देखिए भर चुके थे, तो ये सामान्य भविष्य काल में आएगा। चुके थे मतलब ये
भूतकाल में आएगा। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि सभी छात्र अपनी परीक्षा के फॉर्म भर चुके थे, ये होगा पूर्ण भूतकाल में। ठीक, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखिए, आओ करें 9। सबसे पहला क्वेश्चन है सोनिया पुस्तक पढ़ रही थी, सामान्य भूतकाल। ठीक है, फिर मोहित कक्षा में प्रथम आया, पूर्ण भूतकाल। अगला है माली समय पर पौधों में पानी डालता तो अच्छे फूल आते, अपूर्ण भूतकाल। विनय चित्र बना चुका है, हेतु हेतुमत भूतकाल। पिताजी अभी बाजार से आए हैं, सामान्य भविष्यकाल। हो सकता है कि कल वे दिल्ली लौट आए, ये सामान्य भूतकाल। फिर अगला क्वेश्चन है सभी खाना बना चुके थे, संभाव्य भविष्यकाल। दिव्या परीक्षा दे चुकी होगी, सामान्य भूतकाल, है ना। अगला क्वेश्चन है दर्जी कल कपड़े सिलेगा, सामान्य भविष्यकाल, है ना। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही थी, पूर्ण भूतकाल, पढ़ा रही थी, अभी पूरा पढ़ा के नहीं, अपूर्ण भूतकाल। फिर यदि राघव मैच खेलता तो उसकी टीम अवश्य, यदि आया तो हेतु हेतुमत भूतकाल। नीलम ने यह कहानी अभी पढ़ी है ना, अभी अभी तुरंत पढ़ी है, तो ये क्या होगा, आसन भूतकाल। ठीक है, अभी आया तो आसन भूतकाल। अब देखिए मेरी बारी 2 से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें मेरी बारी 2, 15 नंबर का पेज निकालेंगे और 15 नंबर का दिए गए वाक्यों का निर्दिष्ट काल भेद के साथ उचित मिलान कीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है सुमन ने गीत सुनाया, सामान्य भूतकाल। राजेश साइकिल चला रहा था, अपूर्ण भूतकाल। सौम्या कल टेनिस खेलने जाएगी, सामान्य भविष्यकाल, है ना। राघव दौड़कर अपने दोस्त को बुलाने गया होगा। 4th में देखिए ये संदिग्ध भूतकाल। फिर यदि तुम समय पर आते तो राहुल से मिल पाते, हेतु हेतुमत 5th वाला, ऊपर वाला, है ना। फिर उसके बाद देखिए हमारे विद्यालय में वार्षिक महोत्सव मनाया जाएगा, 6 नंबर का देखिए आपको सामान्य भविष्यकाल। फिर हलवाई मिठाई बना चुका था, 7 नंबर का पूर्ण भूतकाल। महेश खाना खा रहा था, अपूर्ण भूतकाल। शायद गीता कल मैच खेलने जाए, है ना, ये 9वें नंबर का देखिए संभाव्य भविष्यकाल। उसके बाद पिताजी लड्डू लेकर आए हैं, ये 10 आसन भूतकाल। ठीक है, अभी आए हैं मतलब। ठीक, अब देखिए आओ करें 3। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए रिक्त स्थान की पूर्ति निर्देशित कालानुसार क्रिया रूप से कीजिए। तो यहाँ पर गलत क्रिया दी गई है, उसको हमको सुधारना है। तो साहसी, फर्स्ट क्वेश्चन है साहसी राजू ने चोर को पकड़ लेना, तो पकड़ लिया। सेकंड क्वेश्चन निशा अपना जन्मदिन अपने दादा दादी के गांव में मनाएगी। सत्यम ने खाना खा लिया। किसान ने अभी अपने खेत में बीज बोया है। फिर अगला है संभव है कि आज पिताजी दीदी के विद्यालय में जाएं, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है धोबिन कपड़े धो रही थी। ठीक है, फिर विद्यालय अब बंद हो गया होगा। उसके बाद देखिए आओ करें मेरी बारी 4 में निर्देशानुसार वाक्यों को परिवर्तित करके लिखिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है सोहन कहानी लिख चुका था, तो अपन क्या लिखेंगे इसको, सोहन कल कहानी लिखेगा, सामान्य भविष्यकाल में। विभा झूला झूलेगी, तो विभा झूला झूल रही थी, पूर्ण भूतकाल। ठीक, झूला झूल चुकी थी। उसके बाद विनोद का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है ना। तो इसको क्या करेंगे सुधार के, शायद विनोद का परीक्षा परिणाम कब घोषित हो जाए, संभाव्य भविष्यकाल। कि सोहन कहानी लिख चुका था, ये भी इसको सुधारेंगे तो क्या लिखेंगे, सोहन कहानी लिख चुका होगा, संदिग्ध भूतकाल। सभी बच्चे मदारी के तमाशे को देखकर ताली बजाने लगे, है ना। तो क्या होगा आंसर होगा सभी बच्चे मदारी के तमाशे को देखकर ताली बजा रहे थे, अपूर्ण भूतकाल। ये हो गया आपका मेरी बारी 4 का। अब हम आज एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, है ना। तो आपको उसको ध्यान से सुनना है, पेज नंबर 67 निकालना है। ये इतना होमवर्क आप घर में करेंगे आज, और जिसने कर लिया था अगर उसमें कुछ गलती होगी तो उसको सुधारना है आपको। आज हम क्या पढ़ेंगे, जीवनी लेखन ही पढ़ेंगे। ठीक है, हम क्या पढ़ेंगे आज, जीवनी लेखन। अब जीवनी क्या होती है ना, सबसे पहले हम बता देते हैं इसकी परिभाषा कि जीवनी किसी महापुरुष की लिखी जाती है और उसमें जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक एक घटना का वर्णन किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है, जीवनी। अब यहाँ पर देखिए पैराग्राफ में जो बॉक्स बना है येलो कलर का, उसमें लिखा है कि इस
इसके ऊपर जो लिखा है देखिए, इस पाठ में आपने भारतीय सिनेमा के पितामह दादा साहब फाल्के के बारे में पढ़ा। यह पाठ जीवनी विधा में लिखा गया है। मतलब अगर हम इस पाठ को लेते हैं, ये क्या है, जीवनी है, ठीक है, ये जीवनी है, ठीक, इसकी दादा साहब फाल्के की। अब यहाँ पर देखिए जीवनी की परिभाषा, जीवनी का अंग्रेजी पर्याय बायोग्राफी है। उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, बायोग्राफी। इसमें किसी व्यक्ति विशेष के जीवन का वर्णन किया जाता है ना। अब देखिए जीवनी की क्या विशेषता है। सबसे फर्स्ट है सामान्यतः जीवनी में किसी व्यक्ति विशेष की संपूर्ण जानकारी, जैसे कि हमने अभी पहले बताया कि जन्म से लेकर मृत्यु तक की एक एक घटना का वर्णन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, जीवनी। जैसे उसके जन्म स्थान, शिक्षा, परिवार, कार्य, योगदान, क्या क्या किया उसने, है ना। उसके बाद सेकंड है पॉइंट, जीवनी में व्यक्ति विशेष से संबंधित जानकारी सत्य और प्रामाणिक होती है, यानी कोई गलत जानकारी नहीं दी जाती, सही जानकारी दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, जीवनी में घटनाएं उसी क्रम में प्रस्तुत की जाती है जिस क्रम में घटनाएं जीवन में घटी हो, एक के बाद एक, क्या हुआ, जन्म कब हुआ, फिर उनकी प्रारंभिक शिक्षा, बाद की शिक्षा, फिर कॉलेज कहाँ से किया, उसके बाद क्या कार्य किया, एक के बाद एक क्रम से लिखा जाता है ना। उसके बाद देखिए जीवनी में किसी व्यक्ति विशेष के गुण दोष दोनों को उजागर किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ विशेषताएं कि अच्छे अच्छे गुण बता दिए, बुरे गुण को छोड़ दिए, बुरे मतलब दुर्गुण को छोड़ दिए, तो दोनों बताते हैं, गुण और दोष। उसके बाद देखिए जीवनी का उद्देश्य स्पष्ट और प्रभावशाली होना चाहिए, है ना, झूठ वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए जीवनी लेखन के संबंध में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है। ये सबसे पहले हमने देखिए ध्यान देने योग्य बातें में, अब इसमें देखिए ध्यान देने योग्य बातें, इसमें फर्स्ट है जीवनीकार को जीवनी लिखने के लिए व्यक्ति और उसके जीवन की संपूर्ण जानकारी होना चाहिए, है ना। यह जानकारी टेलीविजन, पुस्तक, साक्षात्कार, इंटरनेट आदि की मदद से भी प्राप्त की जा सकती है ना। या तो हम उसको टीवी के माध्यम से, किसी पुस्तक को पढ़कर, साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, गूगल में सर्च करके भी हम किसी की जीवनी लिख सकते हैं। सेकंड है इसमें जीवनीकार को व्यक्ति विशेष के भौतिक परिवेश के साथ साथ उसके मन के भावों को भी अभिव्यक्त करना चाहिए, यानी जो व्यक्ति विशेष उसके भौतिक, है ना, ये जो बाहरी परिवेश है, वातावरण है, उसके साथ साथ मन के जो भाव है उसको भी अभिव्यक्त करना चाहिए कि वो किस प्रकार से था। उसके बाद देखिए जीवनी के तर्क, ठीक है, जीवनी के तर्क, जीवनी के तत्वों में हम देखेंगे सबसे पहला है व्यक्ति केंद्रित। जीवन में जीवनी में लेखक किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को चित्रित करता है ना। फिर सेकंड है घटनाओं का चुनाव। जीवनीकार को अपनी जीवनी में व्यक्ति विशेष से संबंधित सारी घटनाओं को अभिव्यक्त न करके उन विशिष्ट घटनाओं का चुनाव करना रहता है जो उसके व्यक्तित्व को उजागर करने में सहायक हो। अब उसके बाद देखिए अगला क्या है, हाँ, पूर्णता और क्रमबद्धता, है ना। ये देखिए जीवनी में व्यक्ति विशेष के जन्म स्थान, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि और उसके विचारों को पूर्णता और क्रमबद्धता के साथ लिखना चाहिए जिससे पाठक में जिज्ञासा बनी रहे, है ना। उसके बाद अगला है प्रामाणिकता। जीवनी में व्यक्ति विशेष से संबंधित सभी जानकारी प्रामाणिक होना चाहिए, सबूत के साथ बोलते हैं अपन जो, है ना। फिर अगला है निष्पक्षता। जीवनीकार का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्ति विशेष का वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण न करके पूर्ण निष्पक्षता के साथ करे, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज ना बताए, है ना। फिर अगला है कुशलता। जीवनीकार की कुशलता ही जीवनी के नायक के संपूर्ण जीवन को बड़ी ही सरलता, रोचकता और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करती है ना। अब देखिए ये फिल्म बनी है आपके बुक में, ये किसकी है, ठीक है, आप बताएंगे ये किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की, है ना। ये रामधारी सिंह दिनकर जी कौन है, एक राष्ट्रीय कवि है, राष्ट्र से संबंधित जो भी रचनाएं हैं ये लिखते हैं, है ना। तो हम इनकी जीवनी जो है आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म स्थान बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में, है ना। फिर 1908 पिता साधारण किसान, जन्म के 2 वर्ष के बाद पिता का देहावसान, यानी कि 2 वर्ष के थे तभी इनकी माँ मतलब पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद विधवा माता द्वारा दिनकर उनके भाई बहनों का पालन पोषण, जो भी उनकी विधवा माँ थी उन्होंने उनके और उनके भाई बहनों का पालन पोषण किया। उसके बाद अगला शिक्षा। शिक्षा गांव के विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त, मोकामा घाट हाई स्कूल से हाई स्कूल की शिक्षा प्राप्त की।
उसके बाद देखिए इस प्रकार से क्रम से आपको भी जीवनी किसी की लिखना है, ये पूरा डिटेल दिया है, इससे अपने को छाट के यहाँ पर लिखना है। तो 1928 मैट्रिक पास, पहला काव्य संग्रह विजय संदेश प्रकाशित, कई रचनाएं। फिर 1932 इतिहास में BA ऑनर्स, उसके अगले वर्ष प्रधानाध्यापक के रूप में नियुक्त। फिर 1934 में क्या किया इन्होंने, बिहार सरकार के सब रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त। 1947 बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष नियुक्त। 1952 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत। फिर 1959 रचना में संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इनकी जो रचना है। 1964-65 में भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त। उसके बाद 1972 में उर्वशी जो इनकी रचना थी उसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद है प्रमुख रचनाएं रश्मिरति, हुंकार और कुरुक्षेत्र। फिर 1974 में क्या हुआ, मृत्यु इनकी चेन्नई में, है ना, मद्रास जिसको बोला गया। 1999 में क्या हुआ, भारत सरकार द्वारा दिनकर के नाम से डाक टिकट जारी किया गया। तो अब देखिए इसको हम डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर जी का हिंदी साहित्य जगत में महत्वपूर्ण स्थान है। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले की सिमरिया नामक गांव स्थान पर एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। जब दिनकर 2 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहावसान हो गया था। परिणाम तब उनका और उनके भाई बहनों का पालन पोषण उनकी विधवा माता ने किया। दिनकर ने अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की तथा हाई स्कूल की शिक्षा इन्होंने मोकामा घाट हाई स्कूल से प्राप्त की। दिनकर ने 1928 में मैट्रिक पास की। इसी वर्ष उनका पहला काव्य संग्रह विजय संदेश प्रकाशित हुआ। उसके बाद उन्होंने कई रचनाएं लिखी। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से 1932 में इतिहास में BA ऑनर्स किया और उसके अगले वर्ष एक विद्यालय में अध्यापक नियुक्त हुए। उन्होंने 1934 में बिहार सरकार के अधीन सब रजिस्ट्रार का पद स्वीकार किया। जब 1947 में देश स्वतंत्र हुआ तब वे बिहार विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक व विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। जब 1952 में संसद का निर्माण हुआ तो उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। दिनकर को 1959 में उनकी प्रसिद्ध रचना संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 1964 में भागलपुर विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया। उसके बाद वे भारत सरकार के अंतर्गत 1965 से 1971 तक हिंदी सलाहकार पद पर रहे। उन्हें उर्वशी रचना के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रश्मिरति, हुंकार, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा आदि। अब लास्ट में देखिए क्या हुआ, 24 अप्रैल 1974 को मद्रास चेन्नई में उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने उनके सम्मान में 1999 में उनके नाम से डाक टिकट जारी किया। तो देखिए ये डिटेल में लिखा था। अब उसी को पॉइंट पॉइंट बना के हर सन के अनुसार क्या उस सन में क्या क्या काम किया उन्होंने, उस प्रकार से आपको भी जीवनी लिखना है ना। तो देखिए दी गई तालिका के आधार पर शकुंतला देवी की जीवनी लिखी है। तो ये जीवनी जो है यहाँ पर इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। आज तो आपको काल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन करना है, वो आप कर लीजिए और उसके बाद ये जो जीवनी के बारे में वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आज की क्लास हम यही समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद बच्चों।